विगत 28 वर्षों से बीपीएससी पीटी या बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह। ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और ये भाग 39 है। इससे पहले जो 38 पार्ट आया है वो आपको चैनल पे अवेलेबल मिलेगा प्लेलिस्ट में। बीपीएससी पीटी से संबंधित जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, हमारे प्रीवियस जो पार्ट हैं उसके वीडियो को देखिए। इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। ये बीपीएससी एग्जाम में पूछे हुए सभी प्रश्न हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आने वाले समय में बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये वीडियो आपके बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, एनटीपीसी, एसआई और स्टेनो सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारा जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इसका पीडीएफ आपको वहां पे दिया जाएगा। साथ ही आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, पार्ट 39। प्रश्न है 401 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 401 मैंने इसलिए लिखा है कि क्योंकि इससे पहले हमने आपको जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का जो वन लिनियर का जो सीरीज था, वन लिनियर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। प्रश्न तो आपको काफी सारा मैंने प्रोवाइड कराया, लेकिन वन लिनियर की बात करें तो वन लिनियर में मैंने आपको 4 पार्ट 100 करके 4 प्रश्नों का प्रोवाइड करा दिया है। तो ये 401 से यहाँ पे हम आगे देखेंगे। तो 401 नंबर प्रश्न है, नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा विटामिन सी। नारंगी में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चावल और गेहूं में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न ऐसा भी है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया है। हालांकि वो काफी आसान प्रश्न है, उसका आंसर आपको बताना है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, बीच में कहीं भी आपको वो प्रश्न दिख सकता है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया है। तो नारंगी में विटामिन सी पाया जाता है और चावल और गेहूं में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि दाल में प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से महिलाओं में कौन सा रोग होता है? तो आंसर होगा एनीमिया। देखिए यहाँ पे फास्ट रिवीजन के तौर पे सभी प्रश्नों को वन लिनियर के प्रकार में शामिल किया गया है। अगर ऑप्शन देता मैं तो वीडियो काफी लंबा होता और वीडियो बनाने में मेहनत भी काफी बहुत ज्यादा लगती, क्योंकि ऑप्शन को लिखना पड़ता है फिर। तो वन लिनियर जो है आपके लिए भी उपयोगी है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो अगला है क्वेश्चन, पालक, केला आदि में क्या पाया जाता है? जो पोषक तत्व होते हैं पालक और केला में क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कैसा होता है? तो समुद्र का जल का जो घनत्व होता है नदी के जल के घनत्व से ज्यादा होता है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एक प्रश्न जो काफी चर्चित प्रश्न है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इस वजह से बर्फ पानी पर तैरने लगती है। तो ये सारे फैक्ट को ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 406 नंबर प्रश्न है। देखिए वही प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम, इस वजह से बर्फ पानी पर तैरती है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, इसका आंसर मुझे लिखिए। काफी आसान सवाल है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है 411 नंबर, मानव कान के लिए कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक माना जाता है? मनुष्य का जो कान होता है उसके लिए, कान के लिए कितने डेसिबल के से अधिक की ध्वनि हानिकारक माना जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका आंसर होगा 55 डेसिबल। अगर 55 डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता अधिक है तो मानव कान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मापन किस में होता है? एनर्जी का मापन किस में होता है? आंसर होगा कैलोरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। आप सभी जानते होंगे, इसका आंसर होगा पारसेक। किस मंडल को रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल कहा गया है?
किस मंडल को रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल कहा गया? आंसर होगा आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंडल को शांत मंडल कहा गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा समताप मंडल, जो कि समताप मंडल को शांत मंडल कहा गया है, जबकि रेडियो संचार से संबंधित जो मंडल है वो है आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों में कैल्शियम के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डी मजबूत होती है और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। और कैल्शियम के बाद जो दूसरा सर्वाधिक तत्व हड्डियों में पाया जाने वाला है वो है फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया? पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा के लिए संविधान का 73वां संशोधन किया गया था। अगर आप में से किसी को पता है 73वां संशोधन कब हुआ था तो बेशक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा 2008। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए। आंसर होगा 2008 में। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में और ये यूपी में पड़ता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न होगा 421 नंबर प्रश्न, बारामती स्टेडियम कहाँ है? बारामती स्टेडियम कहाँ है? ये कटक में है। आंसर होगा कटक। नेक्स्ट प्रश्न है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम, अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आप सभी को पता होगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे गलती से लिखा गया चेन्नई, बल्कि ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? इस प्रश्न का आंसर होगा मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट विसेंट की राजधानी कहाँ है? आंसर होगा किंग्स टाउन। सेंट विसेंट की राजधानी है किंग्स टाउन। वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिल रही हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं और जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपके लिए बीपीएससी से संबंधित स्टडी मटेरियल वीडियो जो भी होते हैं आपके एग्जाम के लिए उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का है। ये सभी महत्वपूर्ण है जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। तो आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार है भारत रत्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न भारत में सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत रत्न भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है? यहाँ पे 2-3 बार लिखा गया विस्तार। तो प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है? आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता काल में भाव चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अगला प्रश्न है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे? तो ये गुजरात अहमदाबाद पहुंचे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और यहाँ पे महात्मा गांधी की बात आई है तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। अब इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, इसे क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे कंपाइलर कहा जाता है। आंसर होगा कंपाइलर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, मैंने आपको भी बताया था। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू किसको जोड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम देशों का संगठन जो कि ओपेक के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, तो वियना में ओपेक का मुख्यालय है, जो कि पेट्रोलियम देशों का एक संगठन है ओपेक। तो ऑस्ट्रिया में है, वहां की जो राजधानी है ऑस्ट्रिया की वियना, तो वहीं पे ये मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 441 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है मौसिनराम, जो कि मेघालय में है और ये भारत में पड़ता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक बारिश जो होती है वो किशनगंज जिला में होती है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित विमान वाहक क्या है? भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित विमान वाहक है INS विक्रांत। नेक्स्ट प्रश्न है, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में मिला है? मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिक एवं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो वर्ष 1928 में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है? तो ये त्रिवेंद्रम में है। अगला प्रश्न, म्यांमार की मुद्रा क्या है? आंसर होगा क्यात। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्मित सर्वाधिक गति की ट्रेन 18 को क्या नाम दिया गया है? जो सर्वाधिक गति की जो ट्रेन है उसका नाम पहले ट्रेन 18 था, लेकिन उसे नाम बदल के दिया गया नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ट्रेन 18 इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये ट्रेन 2018 में बनकर तैयार हुआ था, तो इस वजह से ट्रेन 18 नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसमें इसका नाम में परिवर्तन करते हुए इसका नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, गीता मेहता जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया वह किस मुख्यमंत्री की बहन है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन थी, जिन्होंने जिसका नाम था गीता मेहता। इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़े हैं। 451 नंबर प्रश्न है, मैसिडोनिया देश का नाम बदलकर क्या हो गया है? अभी हाल ही में मैसिडोनिया देश का नाम बदला गया है और इसका नाम रखा गया है उत्तरी मैसिडोनिया गणराज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? आंसर होगा जेट्रोफा। जेट्रोफा के बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? जो ढलवा लोहा है उसमें कार्बन का प्रतिशत होता है 3 से 5%, केवल 3 से 5%। चाय पर लाल किट्स किसके कारण लगता है? चाय पर लाल किट्स किसके कारण लगता है या बनता है? आप जब चाय पीते होंगे, चाय के ऊपर हल्की सी लाल रंग की परत बैठ जाती है, तो इसका वजह है हरी शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है खमेरीकरण, और दही जो जमता है वो लेक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण जमता है। अगला प्रश्न है, मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत क्या है? मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत क्या है? आंसर होगा सौर ऊर्जा। सबसे पुराना ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है, जो अन्य ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करता है, तो आंसर होगा सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्ताकार
पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? कोई वृत्ताकार पथ है, उसके चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? आंसर होगा समान चाल और प्रतिवर्ती वेग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे 459 नंबर प्रश्न। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट प्रश्न है बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः पशुओं के अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है बायोगैस को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है मरकरी कैसी धातु है? तो ये द्रव्य धातु है। मरकरी जो एक प्रकार की द्रव्य धातु है और इसे Pb से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2019 की परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। गणतंत्र दिवस 2019 की परेड के मुख्य अतिथि थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2020 के परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पिछला 2 गणतंत्र दिवस जो है 19 और 20, तो ये दोनों का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। तो अगर 2020 आपको पूछे गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो थे। और 2019 में जो अतिथि थे वो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट प्रश्न है सुखोई विमान का निर्माण करने वाली कंपनी का संबंध किस देश से है? जो सुखोई विमान का निर्माण की है उस कंपनी का संबंध किस देश से है? कहां की वो कंपनी है? आंसर होगा फ्रांस। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक है नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है मेरा गांव मेरा गौरव योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की गई है? मेरा गांव मेरा गौरव योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय योजना के अंतर्गत संचालित की गई है। अगला प्रश्न है संगम काल में मुंजीरिश बंदरगाह किस क्षेत्र में स्थित था? संगम काल में मुंजीरिश बंदरगाह किस क्षेत्र में स्थित था? तो ये पश्चिमी तट क्षेत्र में स्थित था। और फिर अगला प्रश्न है हमारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ पिघलने पर आयतन में क्या प्रभाव होता है? तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे जब बर्फ पिघलती है तो पानी का रूप ले लेती है। और आपको पता होना चाहिए कि बर्फ का जो आयतन होता है, बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्फ पिघलने पर पानी का आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो पिघलने पर जब ये पानी बनती है तो इसका आयतन घटने लगता है, लेकिन ये जब ठोस अवस्था में होती है तो इसका आयतन अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है अलुगहास समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? अलुगहास समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? तो ये हिंद महासागर में चलती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक प्रश्न बताया था कि सबसे गहरा समुद्र गर्त कौन सा है? तो आंसर मैंने आपको बताया था चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित गर्त है और इसकी जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। इसका नाम है चैलेंजर गर्त और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये आपके बीपीएससी ही नहीं बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है जब किसी संसद सदस्य को लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छिपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो आंसर होगा विशेषाधिकार प्रस्ताव। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से ढूंढ के इसके आप देख लीजिएगा ये क्या चीज़ है, इसे मैंने वहाँ पे डिटेल में बताने का प्रयास किया। तो प्रश्न है जब किसी संसद सदस्य को लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छिपाकर सदन के विशेषाधिकार को भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव जो होता है वो कहलाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक बंध बनाने पर क्या होता है? तो रासायनिक बंधन में हमेशा जो रासायनिक बॉन्ड जो होती है उसमें ऊर्जा सदैव बाहर आती है। आंसर होगा ऊर्जा सदैव बाहर आती है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। सामान्यतः विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर होगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। और बिहार में जो चंपारण में जो आंदोलन हुआ था तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत, उसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था। अगला प्रश्न है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और ये भगवान विष्णु के ही अवतार है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पास सर्वाधिक सबसे लंबा समुद्री तट है? आंसर होगा गुजरात। आप सभी को पता होगा भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो ये गुजरात के पास है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पास दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। गुजरात के पास सर्वाधिक लंबा समुद्र तट है और आंध्र प्रदेश के पास उसके बाद दूसरा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गुजरात के पास जो समुद्र तट सबसे लंबा समुद्र तट है उसकी लंबाई कितनी है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर मारिए 477 और उसका आंसर लिख के मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में किया गया था। और 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने, जो भी वर्तमान मुख्य प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया है। और नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका अध्यक्ष है खुद नरेंद्र मोदी। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों में इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे, योजना आयोग का गठन किसने किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के ये पिता थे। अगला प्रश्न, योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग की स्थापना किया गया? मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? तो भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट इल्तुतमिश को माना जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न, गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? गोल्ड कोस्ट ये घाना का पुराना नाम है। ये एक देश है और ये घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। घाना किस देश से 1957 में आजाद हुआ था? तो ये इंग्लैंड से हुआ था। ब्रिटेन से इसे आज़ादी 1957 में मिली थी और भारत को 1947 में मिली थी। भारत की आज़ादी के 10 वर्ष बाद घाना जो है, जिसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, ये इंग्लैंड के गुलामी से मुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण स्थापना कब की गई थी? तो ये पूर्ण स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट प्रश्न है, 32वें ओलंपिक खेल जो 2020 में होने वाले हैं कहाँ प्रस्तावित है? तो ये टोक्यो जापान में प्रस्तावित है। 32वां ओलंपिक खेल 2020 में होने वाला है। हालांकि ये कोरोना वायरस के कारण इस डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है और ये प्रस्तावित था टोक्यो जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में। और 31वां ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था और ये ब्राजील में है। रियो डी जेनेरो ब्राजील में 31वां ओलंपिक खेल हुआ था, लेकिन 32वां प्रस्तावित है जापान की राजधानी टोक्यो में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किसके शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन के दौरान उन्होंने ही भारतीय सिविल सेवा आरंभ किया था। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा नृत्य का संरक्षक किसे कहा जाता है? ओडिसी नृत्य का संरक्षक किसे कहा जाता है? कलिंग नरेश। उड़ीसा नहीं बल्कि ओडिसी होना चाहिए। ओडिसी नृत्य का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कलिंग नरेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? आंसर होगा हमारा तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया? राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया? आंसर होगा रूसो ने। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि हमने एक वीडियो लाया था, मास्टर वीडियो, जिसमें मैंने
जो विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास के सभी प्रश्न, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 300 से अधिक प्रश्न है उस वीडियो में मैंने शामिल किया है। विश्व इतिहास के सभी तथ्यों को, पूरे विश्व में जितनी भी घटनाएं घटी है उसको एक वीडियो में सम्मिलित किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या फिर आप यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में आई बटन पे भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उसका जो मैंने लिया है उसके तथ्यों को वो लुसेंट जीके से लिया है। लुसेंट जीके के जितने भी प्रश्न हैं जो विश्व इतिहास के, मैंने उसमें सम्मिलित किया है, आप उसे देख सकते हैं। वो निसंदेह ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है एमसीए का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है या लैक्टिक अम्ल होता है। आंसर होगा पॉन्ड किसकी इकाई है? तो ये द्रव्यमान की इकाई है। आपको पता होना चाहिए कि दूध में कैरोटीन पाया जाता है, जबकि खैनी तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, चाय में कैफीन पाया जाता है। पॉन्ड किसकी इकाई है? तो ये द्रव्यमान की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि से एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव होता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि से एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव होता है? तो अग्नाशय से। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनु साहनी को नियुक्त किया गया है। तो इस वीडियो में यहाँ पर कुल 500 प्रश्न थे। आई होप कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल आपके सेवा में हमेशा तत्पर है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमसे जरूर जुड़ें, और वहाँ पे हम आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो होता है, हमारा मास्टर पीडीएफ होता है, जैसे कि प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और फिर वर्ल्ड इतिहास, और ये हमारा अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है बीपीएससी 28 वर्षों से पूछी है अपने प्रारंभिक परीक्षा में, ये सभी चीज़ों को मैं सम्मिलित करके आपको एक बड़े से पीडीएफ में देता हूँ। कई सारे पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड भी कराया है। ये सारे पीडीएफ जो होते हैं वो निःशुल्क होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों का आप लाभ उठाएं और हमारे सपोर्ट करें। अगर व्यूज आता है तो और भी वीडियो बनाने का मन करता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।